Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, आज हमने NMD CAT का full length paper 1 डिस्कस करना है. बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है. So let's move towards the discussion of the test. Well dear students, टेस्ट आपके सामने है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फोकस कीजिएगा. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने इस वक्त है दैट इज क्वेश्चन नंबर 81. स्टेटमेंट है द सिस ट्रांस आइसोमरिज्म. द सिस आइसोमर्स हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट. तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं सिस में जो गिवन है सिवाय. हमने वो देखनी है और वो पहली स्टेटमेंट कह रहा है दे आर पोलर मॉलिक्यूल. यस वी नो दैट दे आर अनसिमेट्रिकल, दे आर पोलर मॉलिक्यूल. एक जैसे ग्रुप एक तरफ होते हैं जिस वजह से पोलैरिटी होती है. उसके बाद बी स्टेटमेंट कहता है द डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो. वेल जाहिर बात है जब वो पोलर मॉलिक्यूल है तो इट मीन्स उसकी डायपोल मोमेंट है, जीरो नहीं होती. उसके बाद जो स्टेटमेंट आपके सामने है वो चार्ली स्टेटमेंट दे आर अनसिमेट्रिकल. मैं अभी बोल चुका हूँ दे आर अनसिमेट्रिकल. तो डेल्टा स्टेटमेंट कहता है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि जो सिस आइसोमर होते हैं वो पोलर होते हैं, उनके इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, उस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है लेकिन पैकिंग लूज होती है और लूज पैकिंग की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. सो डेल्टा स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज माय आंसर. क्लियर है? सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 82. स्टेटमेंट है many elements have fractional atomic masses. This is because रीजन बतानी है कि fractional atomic masses क्यों होते हैं. ऑप्शन ए में कहता है mass of atom is itself fractional. हमने सही suitable most आंसर करना है तो ये पूरा प्रॉपर आंसर नहीं है, हाफ स्टेटमेंट है. बीटा में कहता है atomic masses और average masses of the isobars. You know what are isobars? They are the reverse of isotope. तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही. उसके बाद कहता है atomic masses are the average masses of isotopes. और डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर जो कि कंप्लीट स्टेटमेंट है. वो कहता है atomic masses are average masses of isotopes proportional to their relative abundance. Yes, this is my answer. Relative abundance होती है, फिर उनके masses होते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं. That's why we are getting the atomic masses in fractions. तो ये मेरा आंसर है. एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है. स्टेटमेंट आपके सामने, आप पेपर देख रहे हैं. An atom or group of atoms which confers the characteristic properties to an atom. This is the definition of the functional group. So without wasting your precious time, beta option is my answer. Next question, question number 84. Which of the following is the strongest base? अब उसने मेटल्स की बेसिस दी हैं. हम जानते हैं कि जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटालिसिटी बढ़ती है. जितनी ज्यादा मेटालिसिटी होती है उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है. सो इन ऑप्शंस में अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास जो चार्ली ऑप्शन है सीजियम का हाइड्रोक्साइड इन गिवन मेटल्स में से, यानी कैल्शियम में से, पोटेशियम में से, सोडियम में से, और कैल्शियम तो वैसे भी अल्कलाइन अर्थ मेटल की बेस है, उसकी बेसिसिटी, उसकी मेटालिसिटी कम होती है. सो सुटेबल मोस्ट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, सीजियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इन मेटल्स में बेस्ट मेटल है और इस वजह से उसका जो हाइड्रोक्साइड है दैट इज द मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 85 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस हैं, कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, उसमें से इनकरेक्ट चूज करना है. अल्फा में कहता है ए साइक्लिक, जो साइक्लिक नहीं होते उसकी डेफिनेशन कहता है इट्स अ टाइप ऑफ कंपाउंड व्हिच कंटेन्स एन ओपन चेन. बिल्कुल ठीक कह रहा है. बीटा ऑप्शन में कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनोग्राम ज़हन में रखिएगा, उसकी बात कर रहे हैं. एलिसाइक्लिक में कहता है इट्स अ टाइप ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, व्हिच कंटेन अ रिंग ऑफ ओनली 4 और मोर. माय डियर स्टूडेंट्स, 3 और मोर, नॉट 4. 3 से रिंग स्टार्ट हो जाता है. सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर जो कि इनकरेक्ट है, जिसको मैंने चूज करना था, विच इज नॉट मैच्ड. बाकी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है. एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होता है और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, वेरी सिंपल एंड द क्लियर डेफिनेशन. बीटा ऑप्शन वाज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है. कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन with the same empirical formula for both compounds. Well, my dear students, अगर इनमें मैं देखता हूं तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. इस डेल्टा ऑप्शन को मैंने आपके सामने जस्टिफाई किया. यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, आप देख सकते हैं.
मैंने ग्लूकोज का फार्मूला लिखा, उसका एम्पिरिकल फार्मूला सामने लिखा, उसके बाद मैंने एसिटिक एसिड का फार्मूला लिखा है और उसको कंपाइल करके आपके सामने मैंने उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो एक्सप्लेन किया है, दैट इज द एम्पिरिकल फार्मूला। सो डेल्टा ऑप्शन में ये जो पेयर बताया गया है इसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। सो ऑप्शन वाज द डेल्टा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स जो कि आपके सामने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिविटी। अब जो रिंग एक्टिवेटर्स हैं, जो डीएक्टिवेटर्स, उनको ज़हन में रखिएगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है कि इंक्रीजिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, उसका बताया गया है। मैं देख लेता हूं कौन सा सुटेबल मोस्ट आंसर है। अगर मैं देखता हूं इन तमाम ऑप्शंस में, तो माय डियर स्टूडेंट्स अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। मैं इसको जस्टिफाई करता हूं। अल्फा में वो पहले कह रहा है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, ये मल्टीपल बॉन्ड्स कंटेन करता है। दूसरे लफ्जों में कार्बन जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, इसके साथ जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स है वो इससे इलेक्ट्रॉन स्नैच करते हैं और वो रिंग से इलेक्ट्रॉन स्नैच करता है, वो डीएक्टिवेटर है, तो इट्स अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। फिर उसके बाद हेलोजेंस के बारे में हम जानते हैं कि दे आर बाय नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर डीएक्टिवेटर्स ऑल्दो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एमडी कैट का, हम एमडी कैट का टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, रिलेटेड बातें याद रखिएगा। अब ब्रोमीन डीएक्टिवेटर है, ठीक है, वो एक्टिवेट तो नहीं करा, irrespective of the factor that due to the inductive effect that is orthoparadactyl but it is deactivated। so ये भी ट्रेंड सही है। फिर बेंजीन रिंग आता है। और अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, फिनॉल की एग्जांपल दी गई है, ये एक्टिवेटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बेंजीन रिंग में डोनेट करता है। सो जो उसका क्वेश्चन था उसके मुताबिक उसने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्टिवेटर्स, उस सिनेरियो में मैंने अरेंज करना है। सो अल्फा ऑप्शन इज माय सूटेबल मोस्ट आंसर। और इसमें से हर एक अलहदा मॉलिक्यूल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। स्टेटमेंट है, आप पेपर में देख सकते हैं, all of the carbonates of alkali metals, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये याद रखिएगा। अच्छा, अल्कली मेटल्स की कार्बोनेट्स हैं, do not decompose on heating except, it's a popular question, we know that lithium का कार्बोनेट is the only carbonate which decompose on heating, बाकी कोई भी अल्कली मेटल का कार्बोनेट हीटिंग से डिकम्पोज नहीं होता। इट्स एन इन्फॉर्मेशन, उसकी बेस बना के एमडी कैट का खूबसूरत जो क्वेश्चन किया गया। सो ये हमारे एनएमडी कैट में क्वेश्चंस किए जाएंगे, आंसर किए जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89 ऑफ एनएमडी कैट पेपर और हमारे सामने है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस व्हेन कार्बन गेट द पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, वो क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? दे आर रिएक्टिव स्पीशीज। yes they are reactive species but while answering the question हमें सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, शायद इससे ज्यादा सुटेबल मोस्ट भी कोई हो सकती है। सो अल्फा ऑप्शन तो ठीक है, कहता है दे आर स्टेबल स्पीशीज। नो, बिल्कुल गलत, दे आर रिएक्टिव, दे आर हाईली अनस्टेबल, दे विल रिएक्ट। सो अल्फा भी ठीक है। चार्ली में कहता है दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड यूनिट्स, ये भी गलत है। सो दे हैव द फील्ड ऑर्बिटल्स, फॉल्स। ये सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं। अल्फा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है जिसको आंसर किया गया। ये मेरे पास कार्बोकेटाइंस का सुटेबल मोस्ट आंसर था। दे आर वेरी मच रिएक्टिव, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे आर इलेक्ट्रोफाइल, चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, पेपर आपके सामने है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स, पॉपुलर क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट द एवोगैड्रो नंबर 6.02 into 10⁻23. This is my answer. So अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड द सूटेबल आंसर। इसको ज़हन में रखें, आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैंने अपने लेक्चर्स में जो कि एनएमडी कैट के एसोसिएटेड थे, मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटाइन, इनमें जो टर्शरी फ्री रेडिकल या टर्शरी कार्बोकेटाइन है, दे आर स्टेबल मोस्ट बिकॉज दे आर बीइंग डोनेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स बाय द 3 डिफरेंट अल्काइल्स अटैच्ड टू द टर्शरी कार्बन। गॉट इट? तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से फ्री रेडिकल हो या कार्बोकेटाइन हो, वो सबसे ज्यादा यू कैन से कि स्टेबल हो जाता है। एक और रिलेटेड चीज, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एनएमडी कैट का बन सकता है अगर वो रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ ले। अब स्टेबिलिटी भी टर्शरी कार्बोकेटाइन की सबसे ज्यादा है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स यानी अल्काइल चेन्स अटैच होंगी, उतना ज्यादा वो
स्टेबल होगा और वो उतना ज्यादा स्टेबल होने की वजह से जल्दी अपने प्रीवियस बॉन्ड को तोड़ देगा। इस वजह से वो अपने प्रीवियस बॉन्ड को जब जल्दी तोड़ेगा तो अल्टीमेटली वो रिएक्टिव भी ज्यादा होगा। सो फ्री रेडिकल्स हो या कार्बोकेटाइंस हो, इनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो अगर आपसे वो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पूछे या स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पूछे तो जो टर्शरी कार्बोकेटाइंस, जो टर्शरी फ्री रेडिकल्स होते हैं, दे आर द मोस्ट स्टेबल एंड द मोस्ट रिएक्टिव। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसकी काफी ज्यादा डिस्क्रिप्शन दी गई। पूरा रिवाइज करने के बाद मैं देखता हूँ ऑप्शन सुटेबल मोस्ट कौन सी है मेरे पास। सो उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। उसने प्राइमरी, अब उसके पहले दो जो ग्रुप्स हैं जो उसने बताए हैं फ्री, दे आर प्राइमरी नेचर। लेकिन जब कॉन्सेप्ट आपको जो भी मैंने बोला बताया उसके मुताबिक जो दूसरा प्राइमरी है उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, सो उसकी स्टेबिलिटी उससे थोड़ी ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की और फिर टर्शरी की होगी। सो गॉट इट, आंसर चार्ली इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 92। वो स्टेटमेंट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट देन 4p। ऑब्वा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, ऑर्बिटल फिलिंग का तमाम कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। मैं आंसर कर देता हूं आपको। उसने कहा कि फिल्ड फर्स्ट देन 4p, 4p की फिलिंग से पहले कौन सी होगी, तो डेफिनेटली वी नो दैट दैट इज 3d, बट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसको दोबारा व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया। यू कैन सी दैट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 then 3d10 and after the filling of the 3d10 you are going to 4p1। ठीक है, 4p6 हो 1 2 3 up to the 6 orbitals। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको जस्टिफाई किया गया आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर 3d। इट वाज अ काइंड ऑफ अ रिवीजन फॉर यू पीपल। एनएमडी कैट है, सेंसिटिव पेपर है, हम फुल लेंथ पेपर डिस्कस कर रहे हैं। वी आर trying to revise all related data, so focus on the words। Next question है question number 93 dear students। Write down the IPAC name of the given structure of the alkane। तमाम रूल्स ध्यान में रखिएगा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, अगर दो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन्स एक जैसी हो देन वी विल चूज दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के जिसके चूज करने पर मेरे पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होंगे। एग्जैक्टली इस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर इसका हमने नाम करना है। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में, तो अगर मैं स्ट्रेट चेन चूज करता तो भी 7 कार्बन की चेन थी और जो मैंने चेन चूज की है दैट इज आल्सो 7 कार्बन। बट अगर इसको मैं चूज करता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स 2 बनते हैं एंड दैट्स व्हाई दिस इज द सुटेबल मोस्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसको मैंने चूज किया। और उसको चूज करने के बाद मेरा जो नाम बनता है आप देख सकते हैं, मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिखा भी है, दैट इज 3-ethyl 2-methyl heptane। गॉट इट? So it's a revision of the whole nomenclature which is worth important in your NMD CAT। Next question पे चलते हैं। Question number 94 है, statement है which of the following molecule has smaller bond energy in kilojoules per mole। अच्छा, हमने इसकी मेमोराइज भी करना है, बहुत सी चीज़ें हमने रिवाइज की हैं, मेमोरी बेस्ड हमारी बुक में लिखी हुई हैं। मैं आपके सामने आंसर करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूँ एक सिंगल बॉन्ड की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रिपल बॉन्ड जो कि मेरे पास 1000 की रेंज में आता है। उसने नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बोला है तो उसकी होती है 163 किलो जूल होती है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो 155, द पॉपुलर इंफॉर्मेशन बाज एरियाज में 157 भी लिखा हुआ है बट 155 इज ओके, हम इसको देख सकते हैं। फिर हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन की जो एनर्जी है दैट इज 436 किलो जूल्स पर मोल। क्वेश्चन है कि स्मॉलर सबसे कम किसकी है, तो अगर इन गिवन ऑप्शंस में मैं देखता हूं तो ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 146 किलो जूल्स पर मोल। सो इन तमाम ऑप्शंस में जो वैल्यूज मैंने बोली दी हैं, लीस्ट वैल्यू मेरे पास डेल्टा ऑप्शन की है। ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए 146 kilojoules per mole energy required है। So delta option is my answer। Next question is question number 95। Which catalyst is used to oxidize benzene ring? It's a popular question। हम जानते हैं benzene ring is being affected by a very strong oxidizing agent। Even के strong oxidizing agent potassium dichromate H2SO4 भी इसे कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे डीलोकलाइजेशन है जिसकी वजह से क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। सो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए एंड दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। सो अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। इट्स अ पॉपुलर रिएक्शन ऑफ योर बुक आल्सो। सो आपके सामने क्वेश्चन प्लेस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 96। स्टेटमेंट है
Which of the following statement is not matched correctly? नेगेटिव क्वेश्चन, एनएमडी कैट का ध्यान से आंसर कीजिएगा. नॉट मैच्ड, हम देखते हैं टेबल दिया गया है. वो कहता है अल्फा में ऑर्बिटल फिलिंग का कॉन्सेप्ट और वो तमाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, म्यूचुअल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिएगा और उससे रिलेटेड डाटा स्टेटमेंट गौर से पढ़िएगा. मैं भी आंसर करता हूँ. उसने टेबल में अल्फा में कहा है कि n की वैल्यू अगर 1 हो तो नंबर ऑफ नेम ऑफ द शेल इज k, यू नो, कर्व्स, लेन्स एंड देन ऑनवर्ड KLMNOPQ. ठीक है, सही है. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, यस हम जानते हैं. L की वैल्यू 0 होती है, सिर्फ सब शेल s होता है. ठीक, इट्स ओके, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. बीटा स्टेटमेंट n की वैल्यू 2 है, L कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. बग, बिल्कुल सही स्टेटमेंट. और उसके सामने टेबल में डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट दी गई है. हमने इनकरेक्ट को चूज करना है. चार्ली में कहता है 3m कहलाता है. ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका जो उसने म्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है बिल्कुल ठीक दी है और वैल्यूज भी बिल्कुल ठीक है. नंबर डेल्टा ऑप्शन देखते हैं तो n की वैल्यू 6 है और कह रहा है कि ये q है. इट इज p, KLMNOP स्टैंड फॉर 6. तो ये गलती आ गई. दूसरा 32 इलेक्ट्रॉन्स, ये स्टेटमेंट भी गलत है. और म्यूचुअल क्वांटम नंबर 0, 1, 2, 3. मुझे ये बताएं कि अगर L की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास जो सब शेल है वो S होता है. L की वैल्यू 1 हो तो P होता है. एंड देन यू गो फॉर द D फॉर 2 एंड अगर 3 हो तो F होता है. क्या 6F ऑर्बिटल अभी तक हमारे पास अचीव हुआ है? नहीं. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है. इनफैक्ट ये मेरा आंसर जो है, अगर मैं इसको करेक्ट करके आपको एक्सप्लेन करूं तो मेरे पास मैंने जैसे बताया नेम ऑफ शेल P होगा. करेक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 आएंगे. यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि कैसे 18 आएंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर P यानी डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6, तो 6s होता है. यस. उसके बाद मेरे पास s के बाद P आएगा, 6P. और फिर 6D भी आ सकता है. यस, 6D होता है लेकिन 6F नहीं होता जो मैंने अभी बोला. तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 की बात करूँ दैट इज 18 electrons, not 32. So इसे correct कीजिए. Delta option is my answer. It is in front of you and for your convenience, my dear students, see on the whiteboard. मैंने इसे solve भी किया आप लोगों के लिए, justify किया जिसको आप आसानी से देख सकते हैं. So move towards the next question. Question number 97. Which of the following method is used to prepare the E sign on the industrial scale? It's a popular question. You are very much aware of कि हम जब जो प्योर कार्बन है जिसे हम कोक कहते हैं उसे लाइम के साथ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न करके कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं और कैल्शियम कार्बाइड का जब रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो हमारे पास इथाइन बनता है. इथाइन बनाने के प्रोसीजर सारे लिखे गए हैं, सही हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पूछा है उसने. आपकी बुक में क्लियर कर लिखा गया है, हम उसको फॉलो करेंगे कि इंडस्ट्रियली इथाइन यानी एसिटाइलिन जिसकी गार्लिक लाइक स्मेल होती है उसको कैसे अचीव किया जाता है. सो उसमें मेरे पास बीटा ऑप्शन इज द सुटेबल मोस्ट आंसर. आपके सामने पेपर मौजूद है, यहाँ पे भी मैंने वो इक्वेशन भी रिवाइज कर दिया फॉर यू पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98. क्वेश्चन नंबर 98 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है वो हमने देखना है. हमारे पास अल्कोहल दिए हैं, उसने हमारे पास ईथर्स दिए हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड इज माय आंसर. हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन की स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है. सो ईथर्स में तो निग्लिजिबल होता है, ना होता है, नहीं होता उसमें. और जो मेरी आंसर ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मिक एसिड दिया गया है. चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. पेपर आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है चार्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 99. कंपाउंड X अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन. बहुत खूबसूरत सवाल है, इसे मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए. सी ऑन द व्हाइट बोर्ड. वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 99 है जिसे मैंने सॉल्व किया है. आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर उसने मुझे दिया था. जब एक्वस बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है और मेरे पास अल्कोहल बनता है. और वो जो अल्कोहल है जब उसको मैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करवाता हूँ एक्वस मीडिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो मेरे पास अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, उसने दरमियान वाली ऑप्शन मिस की थी. वो मुझसे पूछना चाह रहा है कि क्या ये रिएक्टेंट है, हमारे पास क्या ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन है. तो यस, क्यों, मैंने कैसे कह दिया, हमें तो फार्मूला बताया गया था. इनफैक्ट रीजन ये है
कि अगर 2 ब्रोमोब्यूटेन होता, यस, तो फिर 2 ब्रोमो ऑफ कोर्स 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन बनता, 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल आता, और उसको अगर ऑक्सीडाइज करते तो मेरे पास कीटोन्स बनते, और कीटोन्स की जब मैं ऑक्सीडेशन करता तो मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते। अब वो बॉन्ड क्लीवेज होती, एक ऑफ कोर्स 3 कार्बन का, एक कार्बन का बनता, लेकिन उसने मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताई। मैंने फाइनल प्रोडक्ट को देखते हुए डिसाइड किया कि भाई ये 1 ब्रोमो है। क्यों? क्योंकि वो अल्कोहल में बनेगा प्राइमरी अल्कोहल में, और प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बनाएगा, और एल्डिहाइड उतने ही नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जितने नंबर का ऑफ कोर्स एल्डिहाइड। ऑफ कोर्स ये पॉइंट था जिसको हमने ध्यान में रखना था, कीटोन नहीं बनेगा। और फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के फार्मूले को देखते हुए मैंने चूज किया कि मेरे पास जो आंसर है दैट इज द 1 ब्रोमोब्यूटेन। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख सकते हैं, इसको मैंने जस्टिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100। पेपर आपके सामने है, कहता है कि कॉपर शो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द पॉपुलर क्वेश्चन एनएमडी कैट आप जानते हैं, क्रोमियम और कॉपर एबनॉर्मल बट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। कॉपर 29 है, 4s1 3d10 होता है, तो इसको बेस में रखते हैं। अब वो क्वेश्चन कर रहा था कॉपर +2। अनदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई एम गोना शेयर यू, आई एम गोना रिवाइज दैट, कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो S से पहले निकालेंगे, पहले S एम्प्टी होगा उसके बाद D में से, जिस तरह फिलिंग में भी सबसे पहले S में फिल होगा उसके बाद D में, ठीक है। तो कॉपर 29 है, मैंने उसकी नॉर्मल बट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोली 4s1 3d10। अब कॉपर +2 कहा गया है, पहले S में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर D में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और मेरे पास 4s0 3d ऑफ कोर्स 9 कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। सो इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं देखता हूँ तो इन गिवन कॉन्फ़िगरेशंस में क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर बनता है बीटा ऑप्शन। इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर, पेपर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कहते हैं एलिमिनेशन फ्रॉम द 2 ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट्स इन 2 ब्रोमोब्यूटेन। एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, आप एल्कोहलिक KH को यूज करते हैं और फिर आप एलिमिनेशन करते हैं, अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकलता है। बट आप देखिए मैंने इसे सॉल्व किया, जस्टिफाई कैसे ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 101 है, आपके सामने ये स्ट्रक्चर है। अब 2 बीटा कार्बन हैं, पॉसिबिलिटी है कि 2 बीटा कार्बन से 2 किसी भी से हाइड्रोजन निकल सकता है, बट प्रीडोमिनेंटली 2 ब्यूटीन क्यों बनेगा? क्योंकि सिट्ज़ेफ रूल के मुताबिक, मैंने अपने लेक्चर में बताया था, सिट्ज़ेफ रूल के मुताबिक उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा दैट ऑलरेडी कंटेन्स द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द प्रोडक्ट 2 ब्यूटीन। सो ये आपके सामने जस्टिफाई किया गया, रिवीजन है, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको आंसर किया गया। जहन में रखिएगा कि अगर मेरे पास 2 बीटा कार्बन अवेलेबल हों तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगी जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है, ठीक है। सो 2 ब्यूटीन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 के बाद है क्वेश्चन नंबर 102। पेपर आपके सामने है, Which statement is incorrect regarding a chemical bond? Incorrect statement देखनी है, ओके देख लेते हैं। अल्फा में कहता है bond is formed by the overlapping of the half-filled orbitals, ठीक है। Bond is formed by the attraction of the positive and the negative, आयनिक bond की बात कर रहा है, पहले covalent bond की बात की, ठीक है। Bond is formed by the overlapping of the s orbital, yes बनता है। Bond formed by the large sized atoms is strong, my dear students। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ लेस विल बी द स्ट्रेंथ और लेस विल बी द बॉन्ड एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट गलत कह रहा है। वो कह रहा है कि लार्ज साइज एटम्स जो बॉन्ड बनाते हैं उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सॉरी उसका बॉन्ड वीक होता है। तो डेल्टा ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये मेरा आंसर था जो उसने पूछा। क्वेश्चन नंबर 103 स्टेटमेंट है which of the following method or is used to reduced alkanes, used to reduced alkanes, alkanes हासिल हो चुकी हैं रिडक्शन से, reduced alkane। तो वो हमने आंसर करना, बड़ा ट्रिकी स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। हाँ हम जानते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो प्रीडोमिनेंटली एल्डिहाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिड्यूस होते हैं और कन्वर्ट होते हैं अल्केन में। सही कह रहा है बीटा ऑप्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। यस क्लेमेंसन रिडक्शन में प्रीडोमिनेंटली कीटोन्स, बट यहाँ पे याद रहे कि बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कैन इजीली बी रिड्यूस्ड बाय वुल्फ किश्नर एज वेल एज द
क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं, ये दोनों रिड्यूस होते हैं इस प्रोसीजर से। जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में क्लेमेंसन रिडक्शन होती है, हाइड्रोजन KOH की प्रेजेंस में वुल्फ-किशनर रिडक्शन होती है, और ये दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर देते हैं अल्केन्स में। सो आंसर चार्ली इज माय आंसर, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। स्टेटमेंट है द pH ऑफ 10⁻⁻5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, pH पूछी है, बहुत आसान है, बट फॉर योर रिवीजन मैंने इसे फिर भी सॉल्व किया। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने बेस लिखा एक्वस, उसको आयनाइज किया, जो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो जो इसकी ऑफ कोर्स मोलैरिटी है वो इसकी आएगी। अब उसने मुझसे pH पूछी है, किसकी? बेस की। बेस की तो सर POH फाइंड कर सकते हैं जी, POH फाइंड करते हैं ना पहले। कैसे? POH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। उसको पुट इन किया मैंने, आंसर 5 आ गया मेरे पास। 10⁻⁻5 का नेगेटिव लॉग 5 होता है। अब pH प्लस POH जो है दैट इज 14। ओके, मेरे पास pH फाइंड आउट करना है हमने जी। POH कितनी है? 5 है, दैट इज इक्वल टू 14। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 9। सो pH की वैल्यू आती है 9। बड़ा आसान सा सवाल था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर है अल्फा। वेरी सिंपल एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NMD CAT full length paper, question number 105. A type of alcohol in which hydroxyl function group is attached with the such carbon atom which is further attached with the two other carbon atoms directly is called as the secondary alcohol, because alpha carbon is secondary in nature. The carbon which is attached with the two other carbon atom, that is secondary carbon, of course that is secondary alcohol. Alpha option is my answer. Next question पे चलते हैं। Question number 106, पेपर आपके सामने है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना है, इनकरेक्ट को चूज करना है। अल्फा में कहते हैं द साइज ऑफ द 1s ऑर्बिटल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द 2s। अच्छा ठीक है। ऑल द 3p ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। द m वैल्यू ऑफ द p ऑर्बिटल इज +1 0 -1 एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर, दैट्स व्हाई px py pz। बिल्कुल ठीक है, इनकरेक्ट चूज करना है। डेल्टा में कहता है if n is equal to 3 then possible value of L is n-1। अगर n की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यूज 0 1 2 होंगी। क्लियर है? सो ये डेल्टा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत कह रहा है। डोंट बी ट्रिक्ड आउट, मैंने रिवाइज कर दिया है, ज़हन में रखिएगा। डेल्टा ऑप्शन इज इनकरेक्ट। L की वैल्यू 1 2 3 नहीं आएगी, 0 1 2 आएगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 107। Which of the following statement is incorrect about phenol? ठीक है, फिनोल को देखते हैं। फिनोल हम जानते हैं इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जैक्टली इसका मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेल्सियस होता है। बीटा में कहते हैं इट इज पॉइजनस एंड डिसइंफेक्टेंट। बिल्कुल ठीक है, यूजेस हैं उसके। इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इट इज पार्शली इमिसिबल। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है 65.9 डिग्री सेल्सियस पे। बहरहाल सॉल्युबल तो है, ये गलत कह रहा है। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वो कह रहा है नॉट सॉल्युबल, फिनोल इज सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? सो चार्ली ऑप्शन वो गलत कह रहा है। डेल्टा बिल्कुल ठीक है, इट्स लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, इसको मॉइस्चर में रखें, एब्जॉर्ब करके सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। आप जानते हैं ना हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विसेंट सॉलिड्स क्या होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक रिमेन सॉलिड व्हाइल अब्सॉर्बिंग द मॉइस्चर, बट डेलिक्विसेंट कन्वर्ट्स इनटू द सोल्यूशन। तो ये सारी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन चार्ली रॉन्ग है, जो कि मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ध्यान रखिए, ये बड़ा खूबसूरत NMD CAT का क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें बच्चा डिसीव होता है, जिसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वही क्वेश्चन आया है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की प्रॉपर्टीज लिखी हैं, गैल्वेनिक सेल की लिखी हैं, बात करते हैं। कहते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू ब्रिंग अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल। बिल्कुल ठीक है। और गैल्वेनिक सेल है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच द इलेक्ट्रिकल करंट इज गोइंग टू बी जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पॉन्टेनियस केमिकल। बिल्कुल ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। बीटा में कहता है सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड इन दिस सेल। हाँ सही कह रहा है, सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड इन द सेल। हमने इनकरेक्ट को चूज करना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में कहता है चार्ली इन दिस सेल एनोड इज शोन बाय नेगेटिव साइन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें पॉजिटिव साइन से शो किया जाता है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव साइन होता है। और ये स्टेटमेंट गलत होगी, इसने बिल्कुल उलट लिखा है। ये गैल्वेनिक सेल में कह रहा है कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। हम जानते हैं कि एनोड में, गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव चार्ज होता है। चाहे एनोड पे नेगेटिव हो,
रिलेटेड बात है, याद रखिएगा। साइन चाहे पॉजिटिव साइन हो, एनोड पे हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ये भी याद रखिएगा। सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज दैट इफ देयर इज अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव साइन इट मींस एनोड इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। रॉन्ग, इट इज ऑलवेज द ऑक्सीडेशन व्हिच टेक्स प्लेस एट एनोड। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली स्टेटमेंट वाज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाकी डेल्टा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 स्टेटमेंट है आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स OH बॉन्ड ब्रेक्स। OH बॉन्ड ब्रेक्स, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा। हम देखते हैं कौन सा ऐसा रिएक्शन है गिवन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक्स करता है। तो वो अगर मैं अल्फा को देखता हूं तो इसमें मेरे पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, OH नेगेटिव की जगह Cl नेगेटिव आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बीटा में भी मेरे पास क्लोराइड बन रहा है, अल्काइल क्लोराइड बन रहा है, तो OH बॉन्ड नहीं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पे चार्ली में अगर देखता हूँ तो चार्ली में भी मेरे पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं ब्रेक कर रहा। अगर मैं डेल्टा ऑप्शन देखूंगा, यस दिस इज माय आंसर, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल। सो डेल्टा ऑप्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, बाकी प्रीवियस जितने भी रिएक्शंस उसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, आपके सामने एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 है, in potassium sulfate what is the oxidation number of the sulfur? I know this is a very simple method but for your revision because NMD CAT में आप जो स्टूडेंट्स हैं उसको परफॉर्म करना होता है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, वॉच दिस। मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने प्लेस किया गया, पोटाशियम सल्फेट। मेरे पास जो मॉलिक्यूल है दैट इज न्यूट्रल, सो मैं कोई चार्ज नहीं लिख रहा, ठीक है। अब देख सकते हैं पोटाशियम पे +1 होता है, कितने एटम है? 2 मिल जाएंगे। सल्फर को फाइंड आउट करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है, कितने एटम है? टोटल 4। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है +6। सो इसमें मेरे पास जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6। सो ऑप्शन जो मेरे पास आएगी 110 की दैट इज चार्ली ऑप्शन। वेरी सिंपल एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 111, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज बाय कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड, उसने मेंशन कर दिया है, स्टेटमेंट पे फोकस करना है, इज नॉट बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस। माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने एनएमडी कैट के टॉपिक्स में कि हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन्स कौन से एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस करते हैं, कौन से बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस करते हैं। अब उसकी डिटेल उसने इन्फॉर्मेशन पूछ ली है। अगर अल्फा को देखें तो सोडियम बाइसल्फाइड के एडिशन, ऑफ कोर्स दिस इज बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। उसने कहा बताओ वो रिएक्शन जो बेस कैटालाइज्ड नहीं है, एसिड कैटालाइज्ड है। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। पॉलीमराइजेशन, मेटाफॉर्मल्डिहाइड बनता है, पैराल्डिहाइड बनता है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। और अगर हेलोफॉर्म को देखें और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड को देखें तो ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गैसेस। ओके, गैस लॉस की बात कर रहे हैं, एनएमडी कैट है और ये गैस लॉस की डिस्क्रिप्शन हमारे पास अंडर डिस्कशन आ चुकी है। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ P1 V1 P2 V2 बिल्कुल ठीक है। चार्ल्स लॉ V1/T1 V2/T2 बिल्कुल ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन PV/nRT, ये जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन या यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है, बिल्कुल ठीक है। किनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर EK = 3/2RT/NA बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की? कहता है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? दे ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। इट्स एन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, दे ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। Cannizaro's reaction is not given by Cannizzaro reaction, disproportionation reaction, वो रिएक्शन वो तमाम एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो परफॉर्म करते हैं, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिज़ारो रिएक्शन करेगा। उसने क्वेश्चन किया है जो नहीं करेगा वो बताओ। बेंजल्डिहाइड भी करता है कैनिज़ारो रिएक्शन क्योंकि अल्फा तो नहीं। चार्ली इज माय आंसर। एसिटल्डिहाइड, यू नो एसिटल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ये एल्डोल कंडेंसेशन करता है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं करता। सो सही स्टेटमेंट इज द चार्ली ऑप्शन, जो कि कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 114 इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू, बिकॉज
9% इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड फॉर्म, लोकलाइज्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। वो सारी पुरानी बातें, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, फ्लोट करती है। सो सुटेबल मोस्ट आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इनटू द मॉलिक्यूल। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 स्टेटमेंट है द कंपाउंड C4H10O ऑन ऑक्सीडेशन यील्ड अ कीटोन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू जनरेट कीटोन्स एंड टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट ऑक्सीडाइज। ये मैंने रिवाइज कर दिया, इसका यूज होगा। अब उसने फार्मूला दे दिया है, मैं अब पढ़ता हूँ। कहता है यील्ड अ कीटोन, इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट अ सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है विद द फार्मूला? ठीक है। द पेरेंट कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बी 2-ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन और 2 पोजीशन पे OH लगा हुआ है, इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल। गॉट इट? ये मैं अभी इसको रिवाइज कर चुका। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, पेपर आपके सामने है। Which of the following postulates of the kinetic molecular theory of the gases, जो कि आइडियल कंडीशन को एक्सप्लेन करती है, are not obeyed by the real gases? बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट है, इसको गौर से पढ़ें कि KMT की बात कर रहा है। एंड द postulate which are not obeyed by the real gases, रियल गैसेज उनसे जो ओबे नहीं किए जाते, जिसकी बेसिस पे वैन डर वाल करेक्शन की गई थी, ध्यान में रखिएगा। अल्फा में कहते हैं देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। यस, वो रियल गैसेस में ये फैक्टर रॉन्ग प्रूव हुआ था, देयर इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बीटा में कहता है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल, बट एक्चुअल वॉल्यूम तो हमने फाइंड आउट किया था वैन डर वाल की करेक्शन में, वो बात रियल गैसेस की कर रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व हैं जो कि आइडियल गैसेस में तो सही मानी जा सकती हैं, लेकिन रियल गैसेस में नहीं होती। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। बोथ ए एंड बी, बोथ स्टेटमेंट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 117 है an organic acid Z reacts separately with the sodium bicarbonate. Okay, एक कंपाउंड जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन करता है, वीक बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द Z? वेल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं एस्टर्स की तो वो तो नहीं करेंगे, अगर बात करते हैं अल्कीन्स की, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे उससे रिएक्शन, और एल्कोहल्स भी नहीं करते। कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करता है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। आपने कंफ्यूज नहीं होना, बड़े गौर से देखने। सो वेरी सिंपल एंड क्लियर आंसर, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ के सिनेरियो को ज़हन में रख के मत आंसर कीजिएगा। आपने देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद द वीक बेसिस लाइक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सो दैट्स व्हाई आई एम गोना आंसर दैट द डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है the smallest part of the crystal lattice which has all of the characteristic features of the entire crystal। unit cell की definition बिल्कुल सही है। it is representative of the crystals which is the true statement for the unit cell। true statement देखनी है कौन सी है unit cell की। अगर मैं देखता हूँ नंबर 1 स्टेटमेंट कहता है the crystals may be considered to consist of the infinite number of the unit cell। अच्छा, ठीक है। a unit cell is characterized by the distances ABC along the 3 of its edges and the angles alpha beta gamma। बिल्कुल ठीक कह रहा है। नंबर 3 में कहता है एंगल्स बीटा इज बिटवीन C एंड A, ठीक। एंगल गैमा इज बिटवीन A एंड B, बिल्कुल ठीक। एंड एंगल अल्फा इज बिटवीन B एंड C। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स। सो आंसर इज डेल्टा ऑप्शन। ये तमाम आपने बड़े गौर से जो क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर दिया गया है आपको, उसकी 3 लेंथ्स के दरमियान जो एंगल्स हैं जो कंफ्यूज करेंगे उनको याद रखना है। और ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है जो कि डिफाइन करती हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस को। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 119। विच डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन शो मैक्सिमम रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? अब बेंजीन क्या करती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब उसके साथ कोई ग्रुप अटैच हो, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दिया। अब देखते हैं अल्फा में कहता है बेंजोइक एसिड स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिएक्टिविटी कम है। बेंजोल्डिहाइड ऑफ कोर्स डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिएक्टिविटी कम है। नाइट्रोबेंजीन इज ऑल्सो डीएक्टिवेटिंग, रिएक्टिविटी कम है।
मिथाइल बेंजीन यानी टोलुइन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ड्यू टू द सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है अल्काइल चेन जब बेंजीन रिंग से अटैच, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है रिंग पे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 है, when number of the moles of the reactants and products are equal in the reversible reactions, which parameter would not affect at equilibrium? ओके, टेम्परेचर से तो कैसी वैल्यू डिस्टर्ब होगी जब आंसर इज द बीटा ऑप्शन, प्रेशर। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, यू अप्लाई द प्रेशर, तो जो चेंज रिएक्टेंट साइड पे होगी वही प्रोडक्ट साइड पे होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। हम जानते हैं कि जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं वो आपस में रिएक्टिविटी बढ़ने की वजह से फॉरवर्ड साइड में मूव कर जाते हैं, एंड वाइस वर्सा। सो प्रेशर जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा अगर एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, द ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट वाज। बाकी तमाम फैक्टर्स हैं, डेफिनेटली दे विल बी अफेक्टेड, दे आर गोइंग टू अफेक्ट बट नॉट प्रेशर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, कहते हैं कंसीडर एक्स वाई एंड जी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ओके, वेल माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं क्या सोल्यूशन है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 121 मौजूद है जिसे मैंने सॉल्व किया है। उसने जो स्टेटमेंट दी मैं लिखता गया, उसने मुझे अल्कोहल दी और HBr लिखा। मेरे पास ये दोनों मिलके वाटर को एलिमिनेट करते हुए ब्रोमो ईथेन बन जाएगा। फिर जब पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करूंगा SKCN के साथ, तो मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ब्रोमाइड नेगेटिव से साइनाइड नेगेटिव रिप्लेसमेंट होगी, साइनाइड बन जाएगा। और हम जानते हैं जब एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं किसका, साइनाइड का, तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट में ग्रुप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। साइनो ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू द COOH व्हेन वी परफॉर्म एसिड हाइड्रोलिसिस। सो इसकी बेसिस के ऊपर मैं जो आंसर करूंगा, मैंने तमाम प्रोडक्ट्स आपके सामने एक्सप्लेन कर दी हैं, लिख दी हैं। मेरे पास जो आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 121 का, दैट इज द डेल्टा ऑप्शन, प्रोपेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड है बट आईपैक नेम प्रोपेनोइक एसिड है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 122 है। टेबल दिया गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल रिएक्शंस। देखते हैं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इट्स अ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक कह रहा है, वो वन डायरेक्शन में होता है, बिल्कुल ठीक। बीटा ऑप्शन में कहता है इट नेवर कंप्लीट्स, सही कह रहा है। इट गोज टू द कंप्लीशन, ठीक है। चार्ली में कहता है इक्विलिब्रियम स्टेट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को अचीव करना, बिल्कुल ठीक है। नो इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट, ठीक है। डेल्टा में कहते हैं इट कैन बी कैरिड आउट इन द ओपन सिस्टम, सॉरी दिस इज रॉन्ग, डेल्टा इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये मेरा आंसर है। इसके लिए क्लोज्ड कंटेनर रिक्वायर्ड होता है ताकि जैसे वाटर को ट्रैप कर दे क्लोज कंटेनर में, उसके वेपर्स और उसकी लिक्विड स्टेट में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो डेल्टा ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इट कैन बी कैरिड आउट इन द आइसोलेटेड सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट, ये मेरा आंसर है, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, which of the following statements does not match correctly with regard to the classification of the protein? प्रोटीन की क्लासिफिकेशन सिंपल, कंपाउंड एटसेट्रा, उससे जो मिसमैच है उसको ढूंढने। इट्स एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू पीपल। NMD कैट है, आप जानते हैं। अल्फा में कहते हैं सिंपल प्रोटीन्स, हाँ दे प्रोड्यूस सिंपल अमाइनो एसिड्स ऑन डेरिवेटिव्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस कोलाजिन है, हमारे पास ल्यूमिन है, ठीक कह रहा है। बीटा ऑप्शन में कहता है conjugated proteins they are bonded to the some non protein plus the prosthetic group, बिल्कुल ठीक कह रहा है। derived proteins कहता है they are produced by the partial digestion of the simple conjugated proteins, बिल्कुल ठीक कह रहा है। डेल्टा में कहते हैं compound proteins, ओके कहते हैं they are bonded to the some non protein known as the prosthetic group, इसको तो हम अभी कह के आए हैं कि this is the conjugated proteins। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माय ऑप्शन, दिस इज माय आंसर। इसकी एग्जांपल्स भी जो हैं वो डिस्टर्बिंग है। सो इस टेबल में जो डेल्टा ऑप्शन है वो मिसमैच है, वो इनकरेक्ट है, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट वाज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जिसको हमने आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है। पेपर आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट KC,
ठीक है, देखते हैं, करेक्ट देखनी है। केसी हैज़ मे और मे नॉट हैव यूनिट्स, वेल नहीं, आगे चलते हैं। केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, नहीं डिपेंड करता है, गलत कह रहा है। केसी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस, भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का सिनेरियो है, डिपेंडेंट है। if Kc is equal to if Kc is not equal to Kp if delta n is 0, this is wrong. We know a popular formula Kp is equal to Kc into RT over delta n. तो जब डेल्टा n 0 होगा, नंबर ऑफ मोल में कुछ चेंज नहीं आएगा, तो जो Kc की वैल्यू होगी वही Kp की वैल्यू होगी। ये कह रहा है नहीं होगी, ये गलत कह रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। That was the good question. Question number 124 NMD CAT paper 1 question number 125 पेपर आपके सामने है। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी किससे अफेक्ट होती है? टेम्परेचर जी, पीएच बिल्कुल, एंजाइम इनहिबिशन बिल्कुल, रेडिएशंस यस। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? दे ऑल आर करेक्ट। सबसे इफेक्ट होती है एंजाइम एक्टिविटी, डिस्टर्ब होती है पीएच से, टेम्परेचर से, रेडिएशन से, कॉन्सेंट्रेशन से भी चेंज होती है। ठीक है, सो डेल्टा ऑप्शन इज माई आंसर। वेल माई डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 126। स्टेटमेंट आपके सामने है, पेपर आपके सामने है। कहते हैं मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है अबाउट द मोलेकुलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मोलेकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ये बड़ी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है, हाईली इंफॉर्मेटिव टेबल, इसको गौर से सुनिएगा। और इसमें हमने इनकरेक्ट को चूज करना है। मोलेकुलरिटी के बारे में कहते हैं इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बिल्कुल ठीक। It is the sum of the exponents of the molar, yes molar exponents, experimental value, actual value, ठीक है। It is theoretical value, it's an experiment, बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने यही बोला था। Molecularity can be more than 3, yes, but order of reaction can never be more than 3, बहुत खूबसूरत बात, ये बिल्कुल ठीक है। It can have zero value, false। क्या मोलेकुलरिटी कभी जीरो होती है? कभी भी मोलेकुलरिटी जीरो नहीं होती। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होता है, 0 1 2 एंड मैक्सिमम 3 होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शंस में हो सकता है, ठीक है, मोलेकुलरिटी फ्रैक्शंस में नहीं होती। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं, थ्योरेटिकल वैल्यू, ये कभी भी जीरो नहीं होती, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से शो होती है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर विच इज इनकरेक्ट, गलत कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 है। स्टेटमेंट है द स्पेसिफिक सब्सटेंस द मेटाबोलाइट, ओके, जिसके ऊपर एंजाइम ऑपरेट कर रहे हैं, फिट्स ऑन द एंजाइम सरफेस एंड इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। ऑफ कोर्स एंजाइम जिस मटेरियल के ऊपर ऑपरेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, वेरी सिंपल। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, सबस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। एन इक्वेशन विच इंडिकेट्स फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स ठीक है, लाजमी ये ध्यान में रखिएगा कि सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन एडिशन टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द हीट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जो कि टेम्परेचर को भी बता रही है, हीट लॉस गेन को भी बता रही है, फिजिकल स्टेट्स को भी बता रही है। सो दैट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द 1A ग्रुप अल्कली मेटल की बात करेगा, फॉर्म द सुपर ऑक्साइड एक्सेप्ट, पॉपुलर क्वेश्चन। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम मेटालिसिटी बढ़ती है। लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, वो भी बड़ा स्लो सा रिएक्शन करके, ठीक है। सोडियम हमारे पास पर ऑक्साइड, एंड देन मूव डाउन तो हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स भी बनते हैं। गॉट इट। इसमें उसने क्वेश्चन किया है कि कौन है अल्कली मेटल का यूनिट जो किसी भी सूरत में सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा। सो लिथियम इज माई आंसर, डेल्टा ऑप्शन इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। स्टेटमेंट आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देख लेते हैं। हाँ, उसे हीट ऑफ, उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। वो कहता है कि हमारे पास जो है कौन सी एप्लीकेशन है, टू स्टडी द प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है। हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब कोई सिस्टम पढ़ रहे होते हैं तो यस यूज होता है। बीटा में कहता है द स्टडी टू स्टडी द प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी इसको अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे भी इसको अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मुताबिक कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, देखते हैं। नंबर 1 में कहता है ग्रुप 2B एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम, मर्करी
बिल्कुल ठीक है। देखते हैं ग्रुप 3B स्कैंडियम यट्रियम लैंथेनम, बिल्कुल ठीक है। ग्रुप 1B क्वाइनेज मेटल की बात कर रहा है, सिल्वर है, कॉपर है और गोल्ड है, AU, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नंबर 4 में कहता है ग्रुप 6B एलिमेंट्स क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, कहता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, दे ऑल आर करेक्ट, दे ऑल आर करेक्ट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी, इट्स एन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 न्यूमेरिकल है, कहता है a solution of Q of concentration 0.5 मोल per डेसीमीटर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बता दी, undergoes the first order reaction, वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, क्लियर है, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, वैल्यू भी दे दी उसने, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर दिस इज दिस, इसे मैंने सॉल्व किया माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। सो इसका जो आंसर है वो मैंने निकाला है सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 132 इनिशियल रेट ये मैंने डिफाइन कर दी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। वैल्यूज उसने मुझे दी, मैंने उनको पुट इन किया, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया, हमने रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करना था। व्हेन आई प्लेस द वैल्यूज तो मेरे पास ये आंसर आ जाता है 4 × 10⁻⁶ पर सेकंड, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब दोनों कंसंट्रेशन से रिमूव हो जाएगा, सिर्फ पर सेकंड का यूनिट बाकी बचेगा। सो अगर मैं ऑप्शंस को देखता हूँ, सिंपल न्यूमेरिकल है, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, 4 × 10⁻⁶ पर सेकंड, जिसे मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा देखते हैं, दे आर ऑल मेटल्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, चाहे वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, चाहे वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, चाहे इनर हैं चाहे आउटर हैं, दे आर मेटल्स, ठीक है। दे हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल्स, ठीक है, कॉम्पैक्ट होती हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके सामने एग्जांपल्स है गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की। Their ions and the compounds are colored in the solid state, false. Every colored chemistry belongs to the transition elements. ये liquid state में भी different variable colors show करते हैं, different colors होते हैं, variable oxidation state होती है। So Charlie option is my answer. Next question, question number 134 my dear students. Interesting NMD CAT का पेपर चल रहा है, बहुत खूबसूरत questions हैं। Lattice energy of an ionic compound is determined by applying the formula. वो हमने जो बोन है बस साइकिल पढ़ा हुआ है, उसकी डिटेल है हमारे पास। हीट ऑफ फॉर्मेशन इज द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एंथैल्पी चेंजेस, उसमें एक लैटिस एनर्जी होती है। अगर आपने लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करनी होती है, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में किया हुआ है, तो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन में से बाकी एनर्जीज को माइनस कर देते हैं। वही एक्सप्रेशन इसने हमें बताया, मैं देखता हूं। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी हीट ऑफ फॉर्मेशन में से आपने डेफिनेटली अब निकालना है ना लैटिस एनर्जी, तो आप माइनस कर देंगे ऑल अदर काइंड ऑफ एनर्जीज, तो मेरे पास लैटिस एनर्जी का आंसर आ जाएगा। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस शो अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। अच्छा, एक तो आंसर ये है कि हमारे पास टेबल बना हुआ है, हम उसको क्रैम कर लें, लेकिन मैंने अपने NMD CAT के लेक्चर में एक ट्रिक बताया था आपको। मैंने कहा था देखें, अगर तो मेरे पास 2 लिगेंड्स अटैच हैं तो SP लीनियर, SP पिरियोडाइजेशन लीनियर ज्योमेट्री, 3 है तो ऑफ कोर्स ट्राइंगुलर प्लानर ज्योमेट्री आ जाती है। अगर 4 हैं तो कंफ्यूजन आती है, 5 है तो हमारे पास बाइपिरामिडल आ जाती है, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल आ जाती है। लेकिन अगर 4 लिगेंड्स अटैच हैं तो कंफ्यूज हो सकता हूँ कि आया इसमें sp3 हिब्रिडाइजेशन है जिसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, या dsp2 हिब्रिडाइजेशन है जिसमें स्क्वायर प्लानर होगी। तो मैंने कहा था कोबाल्ट, कॉपर और निकल नॉर्मली अगर इनके साथ 4 लिगेंड्स हों तो वो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होती है। इसके अलावा कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट जिसके साथ 4 लिगेंड्स अटैच हों वो sp3 हिब्रिडाइजेशन शो करती है। सो मैं अगर इसमें देखूं तो मैंगनीज मेरे साथ, बीटा ऑप्शन इज द आंसर। मैंगनीज के साथ जो 4 लिगेंड्स अटैच हैं, क्लोरो, सो ये मेरे पास आएगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 आपके सामने है, पेपर आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, द फिजिकल फोर्सेस। वो तमाम फोर्सेस याद है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, उसके बाद हमारे पास पोलैरिटी एंड देन नॉन पोलर, और यही क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड, आप जानते हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर डायपोल फोर्सेस जिन्हें हम कीसन फोर्सेस भी बोलते हैं, यस सही है। उसके बाद
डिबाई फोर्सेस होती हैं, उसके बाद लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। मैंने एक ऐड कर दी है, तो इन तीनों ऑप्शंस में अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, देन डायपोल डायपोल, देन डिबाई फोर्सेस एंड द लीस्ट वन इज द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। क्लियर है? सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 है, which of the following statement about the ionic solids, okay, covalent solids, okay, and the molecular solid is incorrect? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, टेबल देखते हैं, हम देखते हैं कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस 3 टाइप ऑफ द सॉलिड्स के साथ क्या है। अल्फा में कहते हैं प्रॉपर्टीज दे रहा है, तो एग्जांपल NaCl, एग्जांपल्स तो बिल्कुल ठीक हैं जी, उसने बता दिया। मोलेकुलर सॉलिड्स पता है क्या होते हैं? जिनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का तस्करा होता है। और बाकी आयनिक क्रिस्टल्स हमारे पास जैसे कोवेलेंट क्रिस्टल्स है, आयनिक क्रिस्टल में बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड। सही कह रहा है। बीटा में कह रहा है द बेसिक कंपोनेंट आयंस हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताता है आयनिक सॉलिड्स नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बिल्कुल ठीक कह रहा है। सोल्यूशन में कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में अगर कोई कंडक्टर है तो वो मेटालिक सॉलिड है, ठीक है। तो आयन बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर बिल्कुल ठीक है। डेल्टा में कहता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द प्रॉपर्टी आयनिक सॉलिड्स की, कहते हैं वेरी हाई डिस्टर्बेंस है। आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कोवेलेंट सॉलिड्स के ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंटली बॉन्डेड कॉम्पैक्ट नेटवर्क वेरी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोवेलेंट सॉलिड्स का वेरी हाई होता है, आयनिक का हाई होता है, तो ये गलत हो गया। और मोलेकुलर सॉलिड्स का तो बहुत कम होता है। ये तीनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138। एसिडिक बफर कंसिस्ट ऑफ, एसिडिक बफर वीक एसिड और उस वीक एसिड का सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस उसके साथ होता है। अब एसिडिक बफर पूछ रहा है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। यही तो उसने क्वेश्चन किया कि बताओ एसिडिक बफर कौन सा होगा। याद रखिए एसिडिक बफर में वीक एसिड होगा, बेसिक बफर में वीक बेस होगी। हाँ, एसिडिक बफर में वीक एसिड के साथ जो सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा। और इसकी केमिस्ट्री में बड़े अच्छे अंदाज में NMD कैट के लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। Consider the following statement for the order of reaction, determination of the rate constant K and the unit of K. Highly informative table है, गौर से देखते हैं। ओके, नंबर ऑफ स्टेटमेंट 1 है, कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट K, बिल्कुल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक कह रहे हैं, यूनिट्स भी सही कह रहे हैं, इंफॉर्मेटिव है जी। नंबर 2 में बोलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हाँ, रेट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, ठीक। यूनिट भी बिल्कुल ठीक है, पर सेकंड, वेल डन। नंबर 3 में नंबर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करता है, तो हमारे पास दो जो रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है। यूनिट्स भी बिल्कुल ठीक है, क्रॉस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। वेल, नंबर 4 स्टेटमेंट में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करता है और ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। उसका क्वेश्चन था विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। दे ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। हाईली इंफॉर्मेटिव टेबल, दिस टेबल यू कैन यूज फॉर योर रिवीजन रिगार्डिंग द यूनिट्स एंड द स्टेटमेंट। क्लियर है? सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट। रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के जो फिजिकल और केमिकल मेथड है उनकी बात कर रहा है, सिवाय कोई एक होगा जिससे एसोसिएटेड नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन, द इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, स्मॉल वॉल्यूम चेंज, बिल्कुल है, हम फाइंड आउट करते हैं। रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड से भी हम फाइंड आउट करते हैं। सो फिजिकल मेथड्स कि जिससे रेट ऑफ रिएक्शन का पता चलता है। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, इंटरेस्टिंग, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस तो वो मेथड है जिसके जरिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं फाइंड आउट करते। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज फुल लेंथ पेपर 1 ऑफ NMD कैट। आई होप कि इसके अंदर आए गए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन से, डिस्कशन से
आपकी जो नॉलेज है उसकी रिवीजन हुई होगी और इंशाल्लाह आपका NMD कैट का टेस्ट बेहतरीन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।